बच्चों आज हम इलेक्ट्रिक डायपोल को स्टडी करेंगे। डायपोल क्या होता है, फिर देखेंगे डायपोल मोमेंट क्या होता है, और फिर हम इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। देखिए बच्चों, अगर एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और उन दोनों को अगर स्मॉल डिस्टेंस पर रख दें और उनको फिक्स कर दें, तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो देखिए, हमारे पास ये दो पॉइंट्स है ए और बी। अगर मैं यहाँ पर इस ए पॉइंट पर यहाँ पर रख दूँ एक नेगेटिव चार्ज को, यहाँ पर रख दूँ एक पॉजिटिव चार्ज को, और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल डिस्टेंस है बच्चों, जिसको हम 2a मानते हैं यहाँ पे, तो इस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल। अब यहाँ पर मैं जैसे एग्जाम्पल की बात करें बच्चों को, मान लो एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अगर मैं यहाँ पर -10 कूलाम चार्ज रख दूँ, यहाँ +10 कूलाम चार्ज रख दूँ, इनके बीच के डिस्टेंस को स्मॉल डिस्टेंस ले लें 2 सेंटीमीटर, तो इस अरेंजमेंट को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि डायपोल तभी होगा बच्चों, ऐसा नहीं कि एक माइनस एक प्लस होने से डायपोल हो जाता है, उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए। अगर मान लो मैं यहाँ पे ये -10 कूलाम ले लेता हूँ, इसको +20 कूलाम, और ये 2 सेंटीमीटर, एक चार्ज नेगेटिव का है और एक पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड इसके इक्वल नहीं है, तो इसको डायपोल नहीं बोलेंगे, सिर्फ डायपोल ये वाला है। ठीक है, यहां पर जो 2a होती है बच्चों, उसको हम बोलते हैं डायपोल लेंथ। 2a को क्या बोलेंगे? डायपोल लेंथ बोलेंगे। और यहां आपको मैं बता दूं कि जो डायपोल है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल, इसका टोटल चार्ज अगर हम देखें, टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों? दोनों चार्जेस को ऐड कर दो, -q + q = 0। तो देखो, डायपोल जो है इलेक्ट्रिक डायपोल, उसका टोटल चार्ज 0 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो 0 होगा। वो हम देखेंगे, आगे डेरिवेशन करेंगे तब। ऐसा नहीं है कि इसका चार्ज 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, वो हम डेरिवेशन करके देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब बच्चों जैसे डायपोल के एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, जैसे HCl को हम क्या लिख सकते हैं? H+ और Cl-, ये एक डायपोल का एग्जाम्पल है। NaCl हम लिख सकते हैं। ये डायपोल के एग्जाम्पल्स हो गए बच्चों। अब हम यहाँ पर देखते हैं डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो देखो डायपोल मोमेंट क्या होता है। ये हमारे पास बच्चों यहाँ पर था हमारे डायपोल का नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डिस्टेंस होती है, जिसको हम 2a लिखते हैं। ये 2a डिस्टेंस हो गई। ठीक है, अब बच्चों डायपोल मोमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल के किसी भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड को अगर उन दोनों के बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें डायपोल मोमेंट मिल जाता है बच्चों। डायपोल मोमेंट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो P = होता है किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू उन दोनों के बीच की मल्टीप्लाइड बाई 2a, दोनों के बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मिल गया बच्चों हमें डायपोल मोमेंट। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी यूनिट की। तो इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? देखो, चार्ज की यूनिट कूलाम, डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर। तो डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या हो जाएगी? कूलाम इनटू मीटर। इसके बाद हम देखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, तो बच्चों चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला होता है A1 T1, डिस्टेंस का होता है बच्चों L1। इस फॉर्मूले में मास का कोई रोल नहीं है, तो मास की पावर 0, L1 T1 A1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। अब बच्चों मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हम कोई नई क्वांटिटी स्टडी करते हैं तो उसकी हमें 5 इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन क्या है? डायपोल मोमेंट हमने देखा, तो डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, उसके बाद हमने फॉर्मूला देखा P = 2aq, उसके बाद हमने यूनिट देखी कूलाम इनटू मीटर, उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला हमने देख लिया है। अब हम एक चीज़ और पता होनी चाहिए हमें कि वो जो डायपोल मोमेंट है, जो भी क्वांटिटी की हम बात करते हैं, वो वेक्टर है, स्केलर है, और अगर वेक्टर है तो उसकी हमें डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ बता दूं कि जो डायपोल मोमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है।
और वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है? तो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है बच्चों, वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ डायपोल। तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई। और डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको हम पी कैप लिख रहे हैं, क्योंकि पी से हम डिनोट करते हैं डायपोल मोमेंट को। ठीक है, ये था हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज और देखते हैं जिसको हम कहते हैं आइडियल डायपोल या पॉइंट डायपोल। वो क्या होता है? तो देखिए, ये जो डायपोल है हमारा, इस डायपोल के चार्जेस को तो अगर मैं बढ़ा दूं, इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड को तो बढ़ाऊं दोनों के, और इनके बीच की जो डिस्टेंस 2a उसको मैं कम कर दूं, लेकिन ऐसा करते वक्त जो p है इसको चेंज नहीं रखना है, इसको चेंज नहीं करना है, ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये जो भी डायपोल है वो आइडियल डायपोल बन जाएगा, पॉइंट डायपोल बन जाएगा। आइए इसको समझते हैं एग्जांपल से। मान लो बच्चों, एक डायपोल है हमारे पास, इसके चार्ज का मैग्नीट्यूड है -2 माइक्रोकूलम और एक चार्ज है +2 माइक्रोकूलम, और इनके जो बीच के डिस्टेंस है वो है 5 mm डिस्टेंस। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो बच्चों इसका डायपोल मोमेंट हमें फाइंड करना है। तो इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? 2 × 10⁻⁻⁶, क्योंकि बच्चों माइक्रोकूलम है, माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करेंगे, -6 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब P = क्या होता है? Q × 2a। तो Q तो हमने रख दिया किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, 2a क्या है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, तो 5 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻⁻3। तो कितना हो गया बच्चों? 5 × 2 10 × 10⁻⁹ कूलम × मीटर। ये डायपोल मोमेंट आ गया। अब हम चाहते हैं कि ये जो डायपोल है इसको हम आइडियल डायपोल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आइडियल डायपोल बनाना चाहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके जो दोनों चार्जेज हैं इनके मैग्नीट्यूड को तो बढ़ाना पड़ेगा और इनके बीच के डिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा करते वक्त P में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, P चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे अपन। यहां पर ये है हमारे पास A पॉइंट, ये B पॉइंट है। अगर मैं इसके दोनों चार्जेस को बढ़ाते 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 मैंने कर दिया 5 माइक्रोकूलम और इसको कर दिया बच्चों 5 प्लस का माइक्रोकूलम, लेकिन इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैंने क्या कर दिया? कम कर दिया। 5 से कम करते करते इसको 2 मिलीमीटर कर दिया और चार्जेस को बढ़ा के 5 कर दिया मैंने। अब देखते हैं इनका डायपोल मोमेंट कितना होता है। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है? किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड तो 5 × 10⁻⁻6 इंटू डिस्टेंस 2 × 10⁻⁻3। तो बच्चों कितना हो गया? वही 10 × 10⁻⁹ कूलम × मीटर। तो बच्चों देखिए, पहले भी इसका डायपोल मोमेंट 10 × 10⁻⁹ और यहाँ पर भी 10 × 10⁻⁹ या 10⁻8 भी बोल सकते हैं अपन। P में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन मैंने इस डायपोल के चार्जेस के मैग्नीट्यूड को बढ़ा दिया, डिस्टेंस को कम कर दिया, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक आइडियल डायपोल है। बच्चों यहाँ पर ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको समझाया है। यहाँ आइडियल, एक्चुअल में आइडियल डायपोल में कन्वर्ट करने के लिए जो चार्जेस है उनका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मतलब चार्जेस के मैग्नीट्यूड को बढ़ाते बढ़ाते टेंड्स टू इनफाइनाइट और उनके बीच के डिस्टेंस को कम करते करते टेंड्स टू 0 अगर हम कर देते हैं, 2a टेंड्स टू 0 कर देते हैं, लेकिन ऐसा करते वक्त जो P है = 2a × Q वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो वो जो डायपोल है वो आइडियल डायपोल या पॉइंट डायपोल बन जाता है और इस P की वैल्यू जो है वो भी फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो देखिए आइडियल डायपोल या पॉइंट डायपोल की डेफिनेशन, इफ चार्ज Q गेट्स लार्जर, चार्ज को बढ़ा दें हम, and the distance 2a gets smaller and smaller, keeping the product P = Q × 2a constant। ठीक है, हमने P को कांस्टेंट रखा है। We get what is called ideal dipole और point dipole। तो ये point dipole या ideal dipole का एक कॉन्सेप्ट था बच्चों। ठीक है, जिसमें चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, डिस्टेंस कम होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं डायपोल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को। बच्चों मान लो हमारे पास में एक डायपोल का चार्ज यहाँ पे है, एक डायपोल का चार्ज यहाँ पे, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस 2a होती है
मैं यहाँ पर एक मिड पॉइंट ले लेता हूँ, तो बच्चों टोटल 2a डिस्टेंस होती है, तो ये डिस्टेंस a हो जाएगी, ये भी a हो जाएगी। तो ये जो मिड पॉइंट को मैं o मान लेता हूँ, इसको हम बोलते हैं बच्चों सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे कि डाइपोल की एक्सियल लाइन कौन सी होती है। तो देखिए, डाइपोल की एक्सियल लाइन की अगर हम बात करें तो यहां पर इस लाइन को हम बोलते हैं डाइपोल की एक्सियल लाइन, मतलब ऐसी लाइन जो डाइपोल के सेंटर से पास हो, इस डाइपोल के सेंटर से पास हो और दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती हो, तो उस लाइन को हम बोलेंगे एक्सियल लाइन। और ऐसी लाइन जो डाइपोल के सेंटर से पास हो, डाइपोल के सेंटर से पास हो लेकिन एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर हो, तो उसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। और बच्चों ये एंगल कितना होना चाहिए, ये एंगल 90 का होना चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। और ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो बच्चों आपको कई बार बोल देता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से उसके एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, इक्वेटोरियल पर फाइंड करो, तो आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पता होनी चाहिए। ठीक है, दोनों चार्जेस को ज्वाइन करे और सेंटर से पास होती हो ऐसी लाइन इक्वेटोरियल, और जो सेंटर से पास हो और एक्सियल के परपेंडिकुलर हो उसको इक्वेटोरियल लाइन हम बोलते हैं। अब हम देखेंगे इस डाइपोल की एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट हो तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए बच्चों, हमारे पास में ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया है बच्चों। ठीक है, और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पर डाइपोल का नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज है, और ये इनके बीच का ये मिड पॉइंट जिसको हम सेंटर ऑफ डाइपोल बोलते हैं। तो बच्चों ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए डिस्टेंस, और ये भी ए हो जाएगी, क्योंकि डाइपोल लेंथ कितनी हम मान रहे हैं, 2a मान रहे हैं। अब हमारा एम है कि इस डाइपोल की एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट है, तो एक्सियल लाइन कौन सी होती है मैंने अभी आपको बताई थी, ये है एक्सियल लाइन जो इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती हो, सेंटर से पास होती हो, तो इसको हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। ठीक है, तो बच्चों यहां पर इस एक्सियल लाइन पर यहां पर कोई पॉइंट P है, उस पर हमें क्या करना है, इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो देखिए क्या करेंगे, हम प्लस चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे, माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे, टोटल फाइंड करने के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए हम यहां पर क्या करते हैं, मान लो ये जो पॉइंट है इस डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर है बच्चों। ठीक है, अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं E1 मान रहा हूं, और हमें पता है पॉजिटिव वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो इस चार्ज की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों वो हो जाएगा इस डायरेक्शन में, जिसको मैं लिख रहा हूं E1। और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्ड डायरेक्शन में होती है, तो इस नेगेटिव वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो उसकी डायरेक्शन होगी चार्ज की तरफ, तो बच्चों उसकी डायरेक्शन हो गई इधर, जिसको हम E2 वेक्टर लिख रहे हैं। अब हमें क्या करना है, E1 और E2 की वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इस पॉइंट की चार्जेस से डिस्टेंस कितनी है वो भी पता होनी चाहिए। तो बच्चों माइनस इस प्लस चार्ज से यहाँ की डिस्टेंस, तो देखो सेंटर से डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस a है, तो यहाँ प्लस चार्ज से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r माइनस a यहाँ तक की, और नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये r है, इसमें ये ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा r प्लस a। तो दोनों चार्जेस से पॉइंट P की डिस्टेंस पता चल गई है बच्चों। अब आपको एक बात और बताई थी मैंने कि जो डाइपोल मोमेंट होता है उसकी डायरेक्शन जो होती है बच्चों वो होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको हम पी कैप लिख रहे हैं और वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें क्या करना है, इस E1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां हम लिखेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P
ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ऑफ डाइपोल, डाइपोल के प्लस चार्ज की वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने E1 लिखा है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, E1 इक्वल टू के क्यू अपॉन पॉजिटिव चार्ज से यहाँ के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, r माइनस ए का स्क्वायर। और वेक्टर लगा रखा है तो बच्चों डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। E1 की डायरेक्शन क्या है, इस पी कैप के डायरेक्शन में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पी कैप, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये पी कैप के डायरेक्शन में ही E की डायरेक्शन है, E1 की डायरेक्शन है। सिमिलरली अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज ऑफ डाइपोल, इस डाइपोल के नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने E2 मान रखा है बच्चों, तो E2 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी और वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू अपॉन माइनस क्यू चार्ज से इस पॉइंट के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो क्या है बच्चों, r प्लस ए का होल स्क्वायर। और इस वेक्टर लगा रखा है तो E2 की डायरेक्शन किधर है बच्चों, इधर, पी कैप की डायरेक्शन किधर है, इधर, दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां पर डायरेक्शन बताने के लिए क्या लिख दूंगा, माइनस पी कैप। यहां नेगेटिव साइन क्या कह रहा है कि इस E2 की जो डायरेक्शन है वो इस पी कैप के डायरेक्शन के अपोजिट है बच्चों, जो हमें डायग्राम में दिख भी रहा है। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट P पर प्लस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया, माइनस की वजह से भी कर लिया। टोटल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि टोटल फाइंड करना है तो दोनों जो इंटेंसिटीज हैं उन दोनों का वेक्टर सम कर दो। तो यहां लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की वजह से पॉइंट P पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा। तो बच्चों यहां क्या कर देंगे, दोनों का वेक्टर सम E इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अब वैल्यूज पुट कर दो बच्चों, E1 की वैल्यू E2 की वैल्यू उठा के यहां रख देंगे। तो E1 की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन r माइनस ए का स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा बच्चों पी कैप। अब बच्चों यहाँ प्लस है लेकिन ये माइनस आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी पी कैप, क्योंकि ये माइनस का साइन मैंने पहले ही आगे ले लिया है बच्चों। देखिए अब यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है उसको हम बाहर ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, ई वेक्टर इक्वल टू देखो के क्यू, और यहाँ बचेगा 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। और बच्चों पी कैप को भी मैं इधर कॉमन ले लेता हूं। अब यहां पर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू ब्रैकेट, यहां पर बच्चों एलसीएम आ जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो यहां लिख देंगे आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये पी कैप चल रहा है। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आगे क्या हो जाएगा, देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों के क्यू ब्रैकेट, इसको लिख देंगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बच्चों ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दो, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस, अब बच्चों ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे, ये भी हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, और बाहर लिख देंगे हम पी कैप। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू इंटू 2ar, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बच्चों बाहर चल रहा है हमारा पी कैप। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके आगे। तो देखिए आगे हम देखेंगे, हमारे पास आ गया था बच्चों ई की वैल्यू
ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू इंटू 4AR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बाहर था पी कैप। इतना हमारा उस पेज में आ गया था। अब देखो ये जो 4AR है उसके मैं 2 टुकड़े कर देता हूँ, 2 इंटू 2। तो देखो अरेंजमेंट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2K, इसका 2K के साथ में लिख दिया। बचेगा क्या इसके साथ, 2A, और इसको Q को मैं साथ में ले लिया, तो ये आ जाएगा 2AQ, और ये R, और यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बाहर चल रहा था बच्चों पी कैप। अब देखिए ये साथ में क्यों लिया मैंने ऐसे, 4 के 2 टुकड़े क्यों किए, क्योंकि 2AQ क्या बन गया बच्चों, डायपोल मोमेंट। तो इसको हम लिख देंगे 2A इंटू Q को हम लिख सकते हैं P, और ये क्या है बच्चों, डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो देखिए इसको रीअरेंज कर देते हैं हम वैल्यू पुट करके, 2K और इसकी जगह लिख देंगे P, और इस P कैप को भी इसके साथ में लिख देते हैं, फिर R अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बच्चों आपको पता होगा, यहाँ साइड में बता देता हूँ, हमें पता है कि यूनिट वेक्टर जो होता है वो होता है बच्चों वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो बच्चों सिमिलरली अगर मान लो पी कैप हो तो क्या हो जाएगा, पी वेक्टर अपॉन पी। तो बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो p इंटू पी कैप को मैं क्या लिख सकता हूं, p वेक्टर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो p इंटू पी कैप को मैं क्या लिख दूंगा, p वेक्टर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2K p वेक्टर r अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये आ गया हमारे पास एक डायपोल की एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, 2Kp आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम काम में लेते हैं डायपोल की वजह से उसकी एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कि अगर मान लो जो डायपोल है वो एक आइडियल डायपोल है, एक शॉर्ट डायपोल है, तो क्या करेंगे हम। तो यहां देखेंगे फॉर आइडियल डायपोल और शॉर्ट डायपोल, तो हमें पता है शॉर्ट डायपोल के लिए हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, a लेस देन होता है r। तो बच्चों a का स्क्वायर तो और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर से। तो ये जो a स्क्वायर है इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे आर स्क्वायर के कंपैरिजन में। तो देखो फॉर्मूले में कुछ चेंज आएगा, तो आ जाएगा हमारे पास a इक्वल टू 2K p वेक्टर r। इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो आर स्क्वायर का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा बच्चों, r की पावर 4। इस r से 4 कैंसिल तो पावर 3 बचेगी नीचे। तो ये आ जाएगा हमारे पास e वेक्टर इज इक्वल टू 2Kp वेक्टर अपॉन r क्यूब। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वेक्टर हटा देंगे बच्चों, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला तभी काम आएगा जब आइडियल डायपोल हो, शॉर्ट डायपोल हो, तो उसकी वजह से एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी हो तब तो काम में लेना ये, अदरवाइज फॉर्मूला काम आएगा ये वाला, ठीक है। तो ध्यान रखने हैं दोनों ही फॉर्मूले एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के काम आते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। लेकिन काम में कौन सा कब लेना है वो आपको ध्यान रखना है। ये काम आएगा कब, जब a जो है वो बहुत छोटा हो r के कंपैरिजन में, तब ये वाला काम में लेना है, अदरवाइज इससे हमारा आंसर आएगा। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम एक नेक्स्ट। देखो बच्चों, 2 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ 5 माइक्रोकूलम बट ऑपोजिट इन साइन। देखो बच्चों यहां पर देखते हैं, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे काम करते जाओ। यहां पर बच्चों एक चार्ज यहां है और एक यहां पे है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। तो देखिए यहां पर माइनस का 5 माइक्रोकूलम चार्ज है और यहां प्लस 5 माइक्रोकूलम चार्ज। दोनों कितने डिस्टेंस पे हैं, 4 सेंटीमीटर अपार्ट। तो बच्चों दोनों के बीच की डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। फिर हमें बोल रहा है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट डिस्टेंट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल। तो मिड पॉइंट कहाँ है बच्चों, ये रहा, यहां से एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन कौन सी है, मैंने आपको बता रखी है। इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर देंगे तो यही हमारी एक्सियल लाइन है। तो यहां पर कोई पॉइंट है जो इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यहां पर
इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है वो हमें फाइंड करनी है। तो बच्चों मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे अभी, तो वो बाद वाला फॉर्मूला कब काम में लाता था, जब शॉर्ट डायपोल हो। तो लेकिन ये शॉर्ट डायपोल नहीं है बच्चों, आर जो है 4 सेंटीमीटर, 2a भी 4 सेंटीमीटर, दोनों बराबर हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला था उसी को हम काम में लेंगे। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या था, E इक्वल टू 2kPr अपॉन में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हमारा आंसर आएगा। अब P को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, P को मैं लिख सकता हूँ क्या 2k और P की जगह में वापस 2a इंटू क्यू r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो वैल्यू रख दो बच्चों, 2 ऐसे कैसे, k की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, 2a। तो 2a क्या होती है बच्चों, डायपोल लेंथ, वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर माइनस 2 इंटू क्यू, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू आर, आर कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2, सेंटीमीटर जहाँ भी है वहाँ मीटर में कन्वर्ट करके लिख रहा हूँ मैं। उसके बाद हम देखेंगे आर कितना है बच्चों 4 सेंटीमीटर, तो आर का स्क्वायर है तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर, फिर माइनस ए का स्क्वायर। तो बच्चों 2a अगर 4 है तो a कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो उसको 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर और फिर होल स्क्वायर भी लगा हुआ है। तो बच्चों देखो एक बार कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 ये तो 10 हो गया, 4 इंटू 4 16, 16 9 जा 144 इंटू 2 इंटू 5 तो 10 हो गया, एक बार देख लेते हैं, और ये 10 की पावर 9 है, और माइनस में पावर कितनी है 2 और 2 4, और ये कितना हो गया 10 की पावर माइनस का 10 हो गया बच्चों। और नीचे क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो बच्चों 16 इंटू 10 की पावर माइनस 4 माइनस 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 और फिर उसका होल स्क्वायर भी लगा हुआ है। तो बच्चों 9 और ये 1 तो 10 की पावर 10 और ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर 144, और बच्चों 10 की पावर माइनस 4 कॉमन आ गई, 16 माइनस 4 कितना हुआ 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 144, और फिर 10 की पावर माइनस 4 जो कॉमन थी उसका भी स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 8, 144 से 144 कैंसिल हो गया, 10 की पावर माइनस 8 ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला वैल्यू आ गई 10 की पावर 8, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। तो बच्चों ये जो डायपोल है इसके एक्सियल लाइन पर सेंटर से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा ये वाला, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ अपने को देखना था कि हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये वाला फॉर्मूला इक्वल टू 2kP अपॉन आर क्यूब तभी हम यूज करते हैं जब ए छोटा हो, ठीक है, ये ध्यान रखना था। थैंक यू।